Yes guys, good afternoon. See today we continue with chapter 4 in commerce organizing. Now कल हमने देखा था characteristics of organizing, आज है steps for the process of organizing. ठीक है, steps हमें यहाँ पे देखने हैं कि organizing process के लिए क्या क्या steps है. Now these are the steps. Steps आगे पीछे नहीं जाते, याद रखना. स्टेप्स हमेशा याद रखना एक्सपेरिमेंट होता है एक तरह का. जैसे साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते थे, आप स्टेप्स आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, ये भी स्टेप्स है. ठीक है, आप जब स्टेप चढ़ते हो तो तुम बोलोगे पहले मैं तीसरा स्टेप चढ़ूँगा फिर पहला, तो ऐसे कैसे होगा, फिर तो पीछे जाना पड़ेगा. या तुम पहले 10वां स्टेप चढ़ोगे फिर 7वां फिर 8वां फिर 6ठा, ऐसा तो नहीं होता है ना. स्टेप्स का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक सीरीज़ में ऑर्डर में जाना. See the formation of organizing is a scientific process. ये भले ही मैनेजमेंट है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें साइंस आ जाता है, वो लॉजिकल चीज़ें आती हैं. स्टेप्स आ गए, सोच विचार के आपको प्रोसेस करना है. अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, द लैक ऑफ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा तो वो लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं होगा. ठीक है, आपने जो फॉर्मेशन किया किसी भी चीज़ का, तुम फॉर्मेशन ले लो, मतलब जो भी चीज़ तुम लाइफ में बना रहे हो कभी भी वो प्रॉपरली सोच विचार के नहीं किया है तो वो कभी भी गिर जाएगा भाई, लंबे तक सर्वाइवल नहीं होगा. हैंस द यूनिट इज स्लोली डिस्ट्रॉयड. धीरे धीरे यूनिट सिक होता जाएगा मतलब वो नहीं चलेगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा उसका. It is through ensuring proper steps of the formation of organizing that the functional relations are established in a proper manner which should be done properly. तो फॉर्मेशन प्रॉपर होगा तो ही सारी चीज़ें फंक्शंस उसका प्रॉपर होगा. अब सबसे पहले है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग से पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स प्री डिटरमाइंड होने चाहिए और क्लैरिफाई होने चाहिए, मतलब क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए. प्रिसाइज मतलब क्लियर ओनली. See, before formation of organizational structure, it is necessary to have the clearly defined goals and its proper understanding. तो आपके गोल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए और गोल्स सबको समझ में आने चाहिए. ठीक है, आज मुझे गोल समझ में आता है 12th बोर्ड क्या है, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक गोल अचीव नहीं होने वाला. कंपनी का मालिक जो है वो सारे काम नहीं करता, एम्प्लॉयज़ करते हैं, वर्कर करते हैं. ठीक है, दे आर द पिलर्स, दे आर द, उसको उन्हें कहा जाता है दे आर द लिम्स, वो हाथ पैर है. वर्कर जो हैं वो हमारी कंपनी के बिजनेस के एसेट्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं. अगर काम उनको समझ में नहीं आया तो वो नहीं करेंगे. उसी तरह अगर मेरा नाम होना है तो आपके बेसिस पे ही होना है. मैं तो बोलता हूँ मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन तुम साथ नहीं दोगे तो मेरा नाम नहीं होना है. ठीक है, क्योंकि बाहर मेहनत नहीं दिखनी है, बाहर दिखना है रिजल्ट, और रिजल्ट आना तुमसे है. तो तुमको अगर चीज़ें प्रिसाइज नहीं हुई, क्लियर नहीं हुई तो हमारे बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलने वाली है. The main and sub goals should be properly interpreted and on the basis of which organization is formed. तो मेन गोल्स क्या हैं बिजनेस में हमारे, सब गोल्स क्या हैं, सेकेंडरी गोल्स क्या हैं, मेन पर्पस क्या है. जैसे हर बिजनेस का मेन पर्पस होता है टू अर्न द प्रॉफिट, लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी पर्पस भी होता है, एक मॉरल ड्यूटी होता है, क्योंकि बिजनेस इज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता, तो बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी आती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे. अब जैसे रूल्स आ गए हैं कि अगर आपका टर्नओवर करोड़ों में है, 5 करोड़ 10 करोड़, तो हर बिज़नेस के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है. भाई गार्डन बना दिया या जो भी स्कूल्स बना दिए या हॉस्पिटल में कहीं डोनेट कर दिया या उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया, ये उनकी मॉरल ड्यूटी आती है. तो हमारे मेन गोल क्या है और हमारा सेकेंडरी गोल क्या है वो क्लियर होना चाहिए. Hence the establishment of proper goals and with the proper clarity is the first step towards proper organizing. तो आपको ऑर्गेनाइजिंग अगर आपका प्रॉपर चाहिए तो आपका गोल्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, मतलब एक प्रॉपर गोल होनी चाहिए और गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ही आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होगा. लिस्ट ऑफ फंक्शंस. अब क्या है, गोल हमने डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन बन गया. अब हमको ये सोचना है कि काम क्या क्या करने. ठीक है, चौकटा बन गया भाई, 4 दीवारी बन गई. ठीक है, आपने अपना गोल सोच लिया कि हमको क्या चाहते हैं हम लोग, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए काम तो करना है. ठीक है, आप यहाँ आ गए, आपका गोल है मुझे 12th में ये % चाहिए, मुझे आगे ये बनना है, लेकिन उसके लिए काम क्या क्या करने हैं वो सोचना है हमको. तो अब हमको लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनानी है. आफ्टर हैविंग क्लियरली डिफाइंड गोल्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन इज प्रिपेयर्ड. जो काम करना है, टू बी डन, टू बी का मतलब होता है फ्यूचर, जो काम करना बाकी है. ठीक है, मतलब जो काम करना है हमें, जो सारे काम करने हैं उसकी लिस्ट हम बनाएंगे.
At the time of preparing such a list, it is ensured that not a single task is left or is repeated and a special care is taken for the same. जब आप एक लिस्ट बना रहे हो तब आपको श्योरिटी रखनी है, ध्यान रखना है कि कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए और कोई भी काम रिपीट नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम। इसका खास ध्यान आपको देना है। और रिपीट को हम लोग डुप्लीकेटेड भी बोलते हैं। डुप्लीकेट का मतलब नकली नहीं, यहाँ पे कॉमर्स के अंदर यहाँ पे जो डुप्लीकेटेड वर्ड आता है ना, वो रिपीट के लिए आता है कि बार बार आपको सेम काम ना करें। भाई जो काम हो चुका है वो हो चुका है, आप रिपीट भी ना करें और आप ये भी ध्यान दें कि काम कोई छूटे भी नहीं। Hence the list of functions should be prepared on the basis of its proper consideration and the final distribution should be done। फिर है डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। डिपार्टमेंटेशन ऑफ द फंक्शन, डिपार्टमेंटेशन का मतलब एक तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सी वंस व्हेन द लिस्ट ऑफ फंक्शंस इज प्रिपेयर्ड, अब हम लिस्ट भी बना चुके हैं क्या क्या काम करना है। द वर्क एरिया सिमिलर इन नेचर आर क्लासिफाइड एंड सिमिलर फंक्शंस आर प्लेस्ड टुगेदर, देन द डिवीजन ऑफ वर्क इज डन अकॉर्डिंगली। तो बोला गया है जो सिमिलर इन नेचर, एक जैसे काम है, जैसे आपको काम करना है भाई अकाउंट स्टैट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको अलग कर दिया, ठीक है। ओसी और एसपीसीसी एक जैसा है, उसको अलग कर दिया। हिंदी गुजराती एक जैसा है, उसको अलग कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने सिमिलर वर्क जो है जिसका नेचर सिमिलर है, आपको एक जैसा लग रहा है, वो आपने उसके ग्रुप्स बना दिए, उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना दिए। वर्क इज डिवाइडेड एज पर परचेज एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट्स एरिया एक्सेट्रा एंड देन वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इज प्लान्ड। स्पेशलाइजेशन का कॉमर्स में एक ही मतलब होता है कि आपको एक्सपर्ट्स की सर्विस मिलना, उसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं, एक्सपर्ट्स की सर्विस मिलना, ठीक है। द डिवीजन इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ यूनिट, जियोग्राफिकल एरिया, वर्क एरिया एक्सेट्रा। तो बोला गया जो भी आप डिवीजन कर रहे हो वो यूनिट का नेचर कैसा है, क्या काम चल रहा है, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, तुम्हारा वर्क एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल द डिवीजन ऑफ बिजनेस यूनिट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एंटायर कंट्री, जैसे जोन वाइज डिवीजन होता है, जोन वाइज का मतलब होता है साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, उसे जोन कहा जाता है। In the same way, work-based distribution as per advertisement task, packing task, distribution task in sales department is also considered at the time of division of work. फिर है to determine departmental position and abilities. See, once when the work is departmentalized properly मतलब distributed properly, ठीक है, the task to have proper persons to handle, the responsibilities are created as per positions and abilities are planned accordingly। तो बोला गया है कि अब हमें responsible persons चाहिए। The task to have proper persons to handle the responsibilities are created as per positions and abilities are planned accordingly। बोला गया है एक बार आपने काम को डिवाइड कर दिया, उसके बाद उस काम को संभालने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए, जिम्मेदार बंदे चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफिसर फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आपको प्रॉपर सेल्स ऑफिसर चाहिए। एट द सेम टाइम द सब पोस्ट और कैटेगरीज एज पर द पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड, काम कितना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब मेरे पास अगर सपोज कर लो कि एक ही सुपरवाइज़र और सारा काम संभालता हो तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाएगा, चेकिंग और इन सब का। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा काम है तो मुझे अकॉर्डिंग उस क्या करना पड़ेगा, सब कैटेगरी बनानी पड़ेगी, उनके नीचे एक आधा बंदा और रख दिया गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपने मेन ऑफिसर तो रखा ही, उसके साथ आपको सब कैटेगरीज बनानी है। द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लिस्ट बना ली हमने, जो एक जैसे काम थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस काम को संभालने के लिए बंदा रखा। अब बंदे को काम पूरे करने के लिए आपको पावर तो देना है ना भाई, ठीक है, आप जिम्मेदारी तो दोगे, उसके साथ ही आपको पावर्स भी अलॉट करने हैं। See, divisional heads, sub-divisional heads and skill-based heads are finalized and then all the heads should be given power and responsibility so that they can perform their work well। तो बोला गया आपने डिविजनल हेड बना दिया, उसके नीचे एक हेड बनाया, स्किल के हेड बना दिए, ठीक है, सारे के सारे हेड्स बना दिए गए और साथ ही साथ क्या करना है, काम पूरा करने के लिए आपको उसे पावर देना है। पहले तो आपको जिम्मेदारी देनी है, जिम्मेदारी किस चीज़ की, काम पूरा करने के लिए, लेकिन काम पूरा करने के लिए एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देनी ही पड़ती है। इन एडिशन टू दैट क्लैरिफिकेशन शुड बी डन ऑफ ईच पर्सन पोस्ट, हर एक बंदे को उसकी पोस्ट बता देने की भाई कि आपकी पोस्ट क्या है, आपकी हैसियत क्या है, ठीक है, आपको आपके पास पावर्स क्या है, आपको आपकी मॉरल ड्यूटीज़ क्या है।
सो दैट ईच पर्सन विल गेट द आइडिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड, ताकि हर एक बंदे को आइडिया आ जाए कि हमें भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है, हमारे पास पावर्स कितने हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि बहुत बार होता है बंदा काम कुछ नहीं कर रहा है, पावर ज़्यादा दे दी, ठीक है, और जो बंदा काम बहुत ज़्यादा कर रहा है उसके पास कोई पावर्स ही नहीं है डिसीजन लेने के लिए। तो हमेशा एक प्रोपोर्शनेटली पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अलॉट करने हैं। आप जितना काम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पावर देना है। काम बहुत ज़्यादा दे दिया लेकिन उस बंदे के पास कोई पावर ही नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन लेने के लिए पावर मतलब अथॉरिटी चाहिए। जैसा काम हो, जितना काम हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पावर्स भी अलॉट करने होते हैं। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। See, after the proper distribution of work and delegation of power and responsibility among different departmental personnel, the formation of interrelation should be made clear. तो देखो, आपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद हमने बंदों को रख दिया उस काम को संभालने के लिए, बंदों को पावर्स हमने दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने असाइन कर दी। अब उन बंदों को उनके बीच के क्या रिलेशंस हैं वो समझाया जाता है। भाई तेरा काम नहीं होगा तो सिर्फ तेरा काम नहीं होगा, आगे दूसरे का भी काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर रहे हो समय पे, तो प्रोडक्शन कैसे करोगे? प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी गड़बड़ आएगी, ठीक है। So with the help of departmentalization, the power and responsibilities are decentralized, but the same can be centralized with the help of the formation of interrelations. तो बोला गया जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सारा पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग वर्क कर दिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग हेड बना दिए, उनको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। अब क्या करना पड़ता है? उस पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर जो है एक से ज़्यादा के हाथ में, ठीक है। पावर जब एक ही के हाथ में होता है तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और पावर एक से ज़्यादा के हाथ में होता है तो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए पावर्स। और लास्ट है हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे आप स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड देखते हो, काफ़ी बार एग्ज़ाम टाइम पे पूरा पैटर्न लिखा होता है कि ये रोल नंबर ये क्लास में जाएगा, ये क्लास कहाँ है, भाई फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड में है, तीसरी क्लास है। तो ये क्या है, आपको मैप बना के दे दिया गया। तो यहाँ पे भी ड्यूटीज़ का एक चार्ट बन जाता है कि कौन सा बंदा कौन सी पोजीशन पे, कौन से डिपार्टमेंट पे, उसके पास काम क्या है, उसके पास अथॉरिटीज़ क्या है, ठीक है। In order to enable the people to have the perfect idea of each one's position, a proper map should be prepared. Such a chart should be properly prepared and the same should be displayed on the notice board. ठीक है, समझ में आया? ओके।